वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो वंदे सीरीज का पार्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए डेली ये सीरीज आएगी अपनी वंदे सीरीज, उसका पार्ट आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट वंदे सीरीज कौन सा एपिसोड है, इसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन पॉलिटिकल के करेंगे, कुछ क्वेश्चन इतिहास के बारे में बातें करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद 10% साइंस का होगा। इसके क्या आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल का नाम से उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स और पीडीएफ वहां से मिल सके। और उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी क्या दे रखी है, लिंक दे रखी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन देखें, बंबई व मद्रास के गवर्नर को कलकत्ता के गवर्नर के अधीन किस अधिनियम के तहत किया गया? बंबई व मद्रास को कलकत्ता के गवर्नर के अधीन, बंबई में मद्रास को कलकत्ता के गवर्नर के अधीन किस अधिनियम के तहत किया गया? किस अधिनियम के तहत किया गया? तो कौन सा अधिनियम था? रेगुलेटिंग एक्ट। कब का है भाई? ये 1773। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। बंबई व मद्रास के कलकत्ता के गवर्नर के अधीन किस अधिनियम के तहत किया गया था? वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। अपेक्स न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1 जनवरी 1774 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1774 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो कौन बना भाई? लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। इसका जो प्रथम न्यायाधीश था वो कौन था? लॉर्ड एलिजा इम्पे था। कौन था? लॉर्ड एलिजा इम्पे। अब देखिए कुछ हमने जो हर क्लास में दो अनुच्छेद के बारे में बातें करते हैं, आज कुछ 3 अनुच्छेद और बातें करेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। देखिए अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया है? एक बात करेंगे अनुच्छेद 8, एक बात करेंगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया है? भारत से जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।
कौन सी नागरिकता समाप्त करेंगे? भारतीय नागरिकता। भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है? विदेश में रहने वाले भारतीय, अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है? विदेश में रहने वाले भारतीय, विदेश में रहने वाले भारतीय विदेश में रहने वाले भारतीय जिनका जन्म कहां हुआ है? भारत में, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में विदेश में रहने वाले भारतीय जिनका जन्म कहां हुआ हो? भारत में हो, उनके पास भारतीय नागरिकता का होना, भारतीय नागरिकता का होना। ये बातें कर ली हमने। अनुच्छेद 7 में क्या बताया? भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया? यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ये तीनों एक बात से रिलेटेड है, अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आप इन बातों को नोट करें, फिर मैं आपको एक बार रिपीट करवाता हूं। मार्क की निकाल दी थोड़ी, देखिए इनको रिपीट कर लेते। ये एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न है या एग्जाम में आएंगे। बंबई व मद्रास के कलकत्ता के गवर्नर के अधीन किस बंबई जो मद्रास थे यहाँ पे क्या थे? न्यायालय 3 को कोलकाता के अधीन किस अधिनियम के तहत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अपेक्स न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1774 में। कौन थे प्रथम न्यायाधीश? लॉर्ड एलिजा इम्पे, लॉर्ड एलिजा इम्पे, लॉर्ड एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे थी। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया है? इंपोर्टेंट 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 इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट। देखिए भारत से यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान में जाना चाहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह बात बताई हुई है किसमें? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया? यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और उसका जन्म भारत में हुआ है तो उसके पास भारतीय नागरिकता का होना अनिवार्य, मतलब उसकी भारतीय नागरिकता का होना उसके पास आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट बात, यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, मतलब यह हो गया कि मैं अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो मेरे पास भारतीय जो नागरिकता है उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 9 में बताया गया। भारतीय नागरिकता का बना रहना ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? राज्य भारत का नाम बताया गया, इंडिया राज्यों का संघ बताया गया और इसमें अर्जित क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया? जैसे कि सह राज्य बना सकते, जैसे सिक्किम को बताया था 35वां संविधान संशोधन 19
1975 और 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या बना दिया गया था, भारत का पूर्ण राज्य 22वां राज्य किसको बना दिया गया था, सिक्किम को बता दिया गया था। और इसमें प्रावधान किसमें किया गया था, 371F में किया गया था। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के द्वारा, 368 के तहत बताया गया। किसके द्वारा, 368 के तहत बताया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। देखिए अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है, ये भी बातें कर लेते हैं। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 55 में क्या बताया, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन पद्धति के बारे में किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किसमें बताया गया है भाई, अनुच्छेद 55 में बताया गया। निर्वाचन पद्धति होती कैसी है, आनुपातिक, एग्जाम में पूछा हुआ है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली किसकी होती है, ये राष्ट्रपति की होती है भाई, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अनुच्छेद 55 में कई बार राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान प्रणाली, इसका जो चुनाव कौन करवाता है, चुनाव कौन करवाता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है, राष्ट्रीय या केंद्रीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कौन करवाता है, इसके केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें क्या जाता है, मतों का मूल्य निकाला जाता है। राष्ट्रपति चुनावों में मतों का मूल्य निकाला जाता है। राष्ट्रपति चुनावों में मतों का क्या निकाला जाता है, मूल्य निकाला जाता है। एक सांसद का मूल्य कितना होता है, जैसे सांसद के लिए 708 होता है, एक सांसद का कितना होता है, 708। सबसे ज्यादा किसका होता है, कौन से राज्य में होता है, यूपी में। कहां होता है, यूपी में। सिक्किम में सबसे कम कितना होता है, 7 होता है न्यूनतम। राजस्थान में कितना होता है, अपने राजस्थान में 129। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। अरे ये तो रह गया 208 लिखे यहां, ये तो ध्यान नहीं। देखें अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति जो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं उनकी क्या बताया गया, निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया। कौन सी पद्धति होती है वो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान प्रणाली। चुनाव कौन करवाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। राष्ट्रपति में क्या निकाला जाता है, मतों का मूल्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है,
मूल्यता नहीं कर। और इसमें जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, वरीयता क्रम में दी जाती है। इसमें क्या दी जाती है, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम। सांसद कितने, सांसद के लिए मत कितना होता है, 708 होता है। सर्वाधिक कहां के, यूपी में, न्यूनतम सिक्किम में, राजस्थान का कितना है, 129। अब देखो इंपॉर्टेंट बात होती क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में जो विजयी होता है वो कौन होता है। जैसे मान लो टोटल वोट है हमारे पास 1000 या 100 वोट है, टोटल वोट कितने अपने पास है, 100 वोट, तो 100 का आधा प्लस 1, ये सूत्र याद रखिए आप। राष्ट्रपति के लिए क्या याद रखें, मतलब कोई भी चुनाव है उसमें टोटल वोटों का मतलब आधा प्लस 1 अधिक होना चाहिए, और उसमें वो क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। और हमारे जो जैसे सरपंच के चुनाव होते हैं उनमें कौन होता है, जैसे 100 में से किसी को वोट मिल गए 80, एक को मिल गए 80, बी को मिल गए 60, ए को मिल गए 60, बी को मिल गए 10, सी को मिल गए 15, कितने हो गए 60, 70, 80, 85, डी को मिल गए 15। ये इसको 16 मान लो, इसको 14 मान लो, ये तो हो गए 30, 40, 100 गए। जैसे जो हमारे सरपंच के चुनाव होंगे उनमें क्या होगा, जो ज्यादा जिनके वोट होंगे वो सरपंच बनेगा। जैसे ये राष्ट्रपति सरपंच के चुनाव, उनमें तो 60 वाला क्या बनेगा, सरपंच बनेगा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें 60 वाला सरपंच नहीं बनेगा, उसमें कौन बनेगा सरपंच, वो राष्ट्रपति कौन बनेगा। उनमें क्या होगा, पहले की टोटल वोट कितने हैं, 100 प्लस 2 है, 100 में मतलब टोटल वोट 100 है, 100 में 2 का बाद 50 आ गए, 51 वोट जिसके पास होंगे वो बनेंगे। फिर जैसे वरीयता क्रम देगा, पहले ये एक व्यक्ति तीनों के पास वोट डालता है, समझ रहे हो। फिर बाद में जैसे जिसके पास कम वोट है उनके वोटों का क्या होगा, वरीयता दी जाएगी, मतलब वो आपस में वोट बांटेंगे। फिर उसके बाद ये वरीयता क्रम होता है जिसमें किसको कैसे किसका चुनाव होता है, ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें मतलब ये हो गया कि मतलब आधे वोट है उनसे प्लस 1 वोट होना चाहिए, वो क्या बनेगा, राष्ट्रपति का दावेदार बनेगा। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें और ये पद्धति जरूर याद रखें। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, नोट करें आप इन्हें। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है, ये भी नोट करें। अनुच्छेद 52 में जो कल की क्लास हुई इसमें बताया था, अनुच्छेद 52 में क्या होता है, भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 52 में बताया गया, नोट करें आप इन्हें। नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। देश में शासन प्रशासन की दूरी कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कौन होता है, वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री त्याग पत्र भी किसे देता है, ये भी ध्यान रखिए, आप पूछे जाते हैं ऐसे पर्सन, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना वर्ष होता है प्रधानमंत्री का, 5 वर्ष। 5 वर्ष ना आए ऑप्शन में कब तक रह सकता है, लोकसभा में बहुमत बने रहने तक। लोकसभा में बहुमत रहने तक। यदि दोनों ऑप्शन आए तब कौन सा हल करेंगे आप, लोकसभा में बहुमत रहने तक, ये हल करें भाई। 5 वर्ष नहीं होगा कार्यकाल प्रधानमंत्री का, लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगा तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल वही रहेगा। यदि ये ना आए तो 5 वर्ष करें आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। 16 महाजनपदों की सूची में किस बोर्ड ग्रंथ से मिलती है, 16 महाजनपदों की सूची महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, सोलह महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है।
किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो कौन सा ग्रंथ था वो? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म पूछे तो अंगुत्तर निकाय। यदि जैन धर्म पूछे तो भगवती सूत्र में पूछेंगे। जैन में कौन सा है? भगवती सूत्र। जैन में कौन है? भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपद मिलते हैं। इसमें 16 महाजनपद प्लस 10 गणराज्य की जानकारी मिलती है। बताया हुआ है मेरा, बताया हुआ है, नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं कर लेते हैं। वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? कितने गण? वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? तो कितने थे? 8 थे। कितने गण थे? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। एग्जाम में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2011 में पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। या पहले जो ऑप्शन में यदि लोकसभा में बहुमत रहने तक क्या रह सकता है? प्रधानमंत्री बना रह सकता है, दावेदार। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री का पद इसके पास रह सकता है जब तक क्या हो? लोकसभा में बहुमत, पूर्ण बहुमत हो, बहुमत पूरा होना चाहिए। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन आए तो कौन सा एक टिक करेंगे आप? ठीक है, फिर नहीं आए तो 5 वर्ष। महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। भगवती जैन धर्म में भगवती सूत्र से मिलती है। इसमें यहां में कितने 16 जनपद महाजनपद मिलते हैं। इसमें 16 महाजनपद प्लस 10 गणराज्य मिलते हैं। वज्जी के संघ में कितने गण सम्मिलित थे? टोटल 8 थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। आप इसे नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। भारत का पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा बना है? जैविक कृषि करने वाला सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम बना है। जैविक कृषि का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक अल्बर्ट हावर्ड। किसे कहते हैं? अल्बर्ट हावर्ड को बोलते। देखें, अरामेइक क्या है? एग्जाम में पूछा हुआ है, अरामेइक क्या है? सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है अरामेइक क्या है? तो क्या है ये? एक लिपि है। क्या है? लिपि है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अरामेइक क्या है? अरामेइक क्या है? अरामेइक क्या है? एक लिपि है। ठीक है, उसके बाद 8-7% राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ। कौन सा है? काबुल लामजाओ। कहां पड़ता है? मणिपुर में। कहां पड़ता है? मणिपुर में। कौन सी झील के किनारे? लोकटक झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? लोकटक झील के किनारे। एशियाई सेल के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान गिर। गिर कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद एक सींग का गेंडा काजीरंगा। एक सींग का गेंडा या राइनोसोर कहां पाया जाता है? काजीरंगा। काजीरंगा कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सफेद भालू के लिए सफेद
बाघ। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। बनेर भट्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तितलियों के लिए। बनेर भट्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तितलियों के लिए। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ऊंचा कौन सा है? नामदफा। आप इन बातों को नोट करें, अरुणाचल प्रदेश में नोट करें आप इन्हें। उसके बाद 10% साइंस के होंगे। नेक्स्ट अब साइंस के प्रश्नों के बारे में बातें कर लेते हैं। देखें, देखिए अब चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन देखें, चिप्स के पैकेट में गैस, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? जो CO2 गैस होती है उसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका जो वायुमंडल में प्रतिशत कितना है? 0.03%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे किरण की खोज किसने की? रोंटजन ने। किसने की? रोंटजन ने। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे किरणों की खोज रोंटजन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक कारखाना कहते हैं। मानव शरीर का क्या कहते हैं? रासायनिक कारखाना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। उष्मा का मात्रक क्या होता है? उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। गरीय गति के नियम किसने दिए? गरीय गति के नियम दिए किसने दिए? केपलर ने दिए। किसने दिए? केपलर ने दिए। ठीक है, उसके बाद बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर जाना, यात्री का आगे की ओर जाना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गति के प्रथम नियम का, गति का फर्स्ट नियम। आप इन बातों को नोट करें। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। शुष्क बर्फ क्या है? CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। एक्सरे किरणों की खोज किसने की? रोंटजन ने की। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर कहते हैं। लीवर यानी यकृत होती है। रासायनिक क्या कहते हैं? कारखाना कहते हैं। उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। गृह गति के नियम किसने दिए? केपलर ने दिए। बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का या व्यक्ति का आगे की ओर झुकना किसे के कारण है? गति के नियम प्रथम के कारण। यदि बस यदि घुमाव टर्न लेती है तब व्यक्ति का बाहर की तरफ खिसक जाना किसका उदाहरण है? यह भी गति का प्रथम नियम है। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद 5-7 क्वेश्चनों की और चर्चाएं करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। देखिए 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने आइंस्टीन का समीकरण भी दिया था, क्या नाम था? E = mc²। मास का प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर का मापन किसमें किया जाता है? विभवांतर का मापन किसमें किया जाता है? वोल्ट में। घरों में तो प्रवाहित धारा को कितनी होती है? 220 वोल्ट की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। रोग एथलीट फुट किसका कारण है? रोग एथलीट फुट कारण है किसका है? कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कवक का अध्ययन। देखिए कल एक ट्रिक बताई थी, ऐसे याद रखिए, फास। कैसे याद रखिए? फास। मतलब शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या हो गया? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कौन सा हो गया? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। आवर्ती का मात्रक क्या है? क्या? हर्ट्ज। कितनी धारा होती है घरों में? 50 हर्ट्ज की। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज का जो मोटिवेशन कोड आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और अपना टेलीग्राम चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से इसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्सों की पीडीएफ वहां से उपलब्ध हो सके। उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखी है? लिंक दे रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।